एक जमाने में पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम कहे जाने वाले अतीक अहमद ने अब कोर्ट में अर्जी दी है कि उसे एनकाउंटर का डर सता रहा है। उसकी पत्नी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा कि मेरे पति का आप एनकाउंटर मत कीजिए। हमें लगा आज हम कहानी सुनाते हैं उस अतीक अहमद की जिसके मामले की सुनवाई करने से एक जमाने में 10 जजों ने इंकार कर दिया था। उस अतीक अहमद की जिसने अपने माफिया गुरु को खुद मरवा दिया था। उस अतीक अहमद की जिसके सामने लोग चुनाव लड़ने से डरते थे, टिकट मिलने के बाद वापस कर दिया करते थे। वो अतीक अहमद जिसका दबदबा ऐसा था कि जिस जमीन पर हाथ रख दिया वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाया करती थी। तो इस कहानी को समझना है तो आपको अतीत में चलना पड़ेगा। कक्षा 10 में अतीक अहमद फेल हो गया था। उसके बाद 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा। रंगदारी, वसूली, डकैती जैसी तमाम छोटी छोटी या बड़ी चीजों में इन्वॉल्व हो गया और पैसा कमाने की ऐसी ललक लगी कि उसने साथ पकड़ लिया चांद बाबा का, जो उस जमाने में इलाहाबाद में एक बड़े माफिया हुआ करते थे। वो साल 1989 था जब चांद बाबा के पास ही आया था। चांद बाबा ने इसे गुंडई अपराध के सारे गुर सिखाए थे, लेकिन 7 सालों में गुरु गुरु ही रहे और चेला जो है उनसे आगे निकल गया। अपराध की दुनिया में अतीक अहमद एक बड़ा नाम हो गया और साल 1985 में चुनाव लड़ने का फैसला किया। इलाहाबाद शहर की पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया। कहते हैं कि सामने मुकाबला था चांद बाबा से, यानी उस व्यक्ति से जो उसका माफिया गुरु था। चुनाव हुआ। अतीक अहमद का दबदबा इतना ज्यादा था कि अपने गुरु को चुनाव हराया और जब यह खबर फैलने लगी कि अब शहर में गैंगवार हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, तो दिन दहाड़े बीच शहर में अपने माफिया गुरु चांद बाबा को उसने मरवा दिया। कहते हैं इस खबर के बाद दबदबा जो है अतीक अहमद का इतना ज्यादा हो गया था कि लोग उसके नाम से डरने लगे थे, खौफ खाने लगे थे। और इलाहाबाद शहर में सिर्फ एक गुंडा था, वो था अतीक अहमद। लेकिन चांद बाबा को कम करने में पुलिस का भी रोल था। पुलिस अतीक अहमद को बढ़ावा देती है ताकि चांद बाबा की गुंडई कम कर सके, लेकिन पुलिस को अंदाजा नहीं था कि जिसको वो कम कर रही है ये तो उससे बड़ा निकल रहा है। और हुआ भी यही। जब तक पुलिस समझ पाती तब तक पुलिस से देर हो चुकी थी। पुलिस ने 1985-86 में से गिरफ्तार किया, लेकिन कहते हैं तब तक राजनीतिक दोस्ती हो गई थी और इलाहाबाद के एक बड़े नेता जिनकी दिल्ली तक पहुंच थी फोन मिलाया और अतीक को जिस पुलिस ने अंदर किया था उसे सलाम ठोककर बाहर करना पड़ा और यहां से अतीक ने पॉलिटिक्स में कदम। साल 1991 और 93 में 2 बार ये निर्दलीय विधायक बन जाता है। ये कहते हैं कि मायावती के साथ जो चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जहां पर मायावती की जान जाते जाते बची थी, उस गेस्ट हाउस कांड में ये भी शामिल था और यहीं से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से इसकी नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव जीत जाता है। लेकिन फिर किन्हीं कारणों से समाजवादी पार्टी से थोड़ी दूरियां बढ़ती हैं और अपना दल के साथ ही जाता है। चुनाव लड़ता है प्रतापगढ़ से, लेकिन चुनाव हार जाता है और चुनाव हारने के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी के पास वापस चला जाता है। फिर आया साल 2002, वो साल जब अतीक अहमद की गुंडई अपने चरम पर थी। 5वीं बार समाजवादी पार्टी से विधायक बन जाता है और इसके बाद दबदबा ऐसा कि कहते हैं कि उस दौर में पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी और नेता को इसके खिलाफ चुनाव लड़ने का टिकट देती थी तो वो नेता उस टिकट को वापस कराया करते थे, क्योंकि डर था अतीक उन्हें खत्म कर देगा। जिस जमीन पर वो हाथ रख देता था वो जमीन उसकी हो जाया करती थी। लोगों में डर इतना ज्यादा हो गया था, अतीक अहमद के नाम से लोग थर थर कांपते थे। लेकिन महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। 2004 में लोकसभा चुनाव होता है और अतीक अहमद को लगता है कि वो चुनाव जीत जाएगा। फूलपुर से चुनाव लड़ता है समाजवादी पार्टी के टिकट पर और सपा के टिकट पर वो बन जाता है सांसद। लेकिन फिर यहीं से अतीक के बुरे दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस सीट पर वो विधायक था वहां वो उसके बाद वो सांसद बना, तो उसे लगा कि विधायक मैं अपने भाई को बनवाता हूं और यहीं से उसके लोगों में मनमुटाव शुरू हो गया। अतीक अहमद ने अपनी विधायकी सीट छोड़ी तो वहां पर उपचुनाव होता है, वहां पर उसके टिकट पर लड़ता है उसका भाई अशरफ। लेकिन अतीक अहमद का दायां हाथ कहे जाने वाले राजू पाल ने बसपा ज्वाइन कर लिया और बहुजन समाज पार्टी से उसे टिकट मिला। उस टिकट के दम पर वो आ गया चुनाव में और यहीं पर खेल हो गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उसने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया और अतीक को लगा कि ये कैसे हो गया, ये तो मेरे ईगो को हर्ट करने वाला है। और गुंडों में, बदमाशों में, माफिया लोगों में सबसे बड़ा उनका अहम होता, उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। लगता है कि इससे हमारा दबदबा कम हो जाएगा। कहते हैं कि 2005 वो साल था। 15 तारीख को
राजू पाल की शादी होती है और 10 दिन बाद 25 जनवरी साल 2005 राजू पाल की हत्या करवा दी जाती है। विधायक रहते राजू पाल का मर्डर हो जाता है और उस मर्डर ने सनसनी फैला दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि ये कैसे हो गया। और जिस केस में अतीक अहमद ने अभी जेल में रहते हुए हत्या करवाई है उमेश पाल की, ये वही मामला है विधायक राजू पाल की हत्या का, क्योंकि राजू पाल की हत्या को उमेश पाल ने देखा था और पहले राजू पाल को मारा और अब अतीक ने उस गवाह उमेश पाल को ही मरवा दिया, जिसके बाद चारों तरफ हंगामा है और अतीक चर्चा के। अतीक अहमद पर हत्या, रंगदारी समेत कुल 100 मामले दर्ज हैं, लेकिन जो प्रमुख मामले हैं उसमें चांद बाबा की हत्या, नस्सन की हत्या, बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी करीबी अशरफ की हत्या और सबसे बड़ा राजू पाल हत्या का। लेकिन अतीक अहमद का जो डिक्लाइन पीरियड शुरू हुआ, यानी जो गिराव शुरू हुआ, ढलान शुरू हुआ, उसकी दो प्रमुख वजह है। एक है राजू पाल की हत्या और दूसरी है उमेश पाल की हत्या। राजू पाल का मर्डर जो था वो 2005 में हुआ और 2007 में सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो जाता है। कहते हैं कि सपा ने इसके बाद दूरियां बना ली और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे राजू पाल, लिहाजा राजू पाल के लिए बसपा ने अतीक अहमद पर ग्रिल करना शुरू किया। और उस दौर में मायावती ने कई सारे बाहुबलियों को बड़ा परेशान किया था, चाहे वो राजा भैया हों या ये हों, तमाम बाहुबलियों की नाक में दम कर दिया था। लेकिन 2012 में अतीक अहमद जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना चाहता है। वो हाईकोर्ट में एक अर्जी डालता है और उस अर्जी की सुनवाई करने के लिए आपको जानकर हैरानी हो कि 10 जजों ने मना कर दिया था। 11वें जज ने उसको सुना और जमानत दे दी। आप खौफ के आलम को समझ सकते हैं कि क्या हाल रहा होगा। लेकिन इस चुनाव में राजू पाल की पत्नी ने उसे हरा दिया और उसकी राजनीतिक तौर पर हार हुई। वही राजू पाल जिसको उसने मरवाया था। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बनारस से चुनाव लड़ता है और वहां पर इसकी जमानत जब्त हो जाती है। राजनीतिक तौर पर इसका ढलान शुरू हो गया। उसके बाद AIMIM से भी इनके परिवार वालों ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो राजनीतिक रसूख फिर इनको नहीं मिला। तो पहली बड़ी गलती थी मायावती से पंगा लेकर मायावती के पार्टी के विधायक को मरवाकर, और दूसरी जो बड़ी गलती है वो है उमेश पाल हत्याकांड। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में उनकी ताकत दो चीज है, एक है राशन, दूसरा है शासन। जब गनर को मार दिया गया, ड्राइवर की मौत, आज खबर आई कि उसकी भी मौत हो गई है जो वहां पर उमेश पाल के साथ, और उमेश पाल की हत्या, यानी 3 लोगों की हत्या हुई, सरेआम इलाहाबाद में हुई और दिन दहाड़े हत्या हुई। और इस हत्या के बाद जब योगी सरकार पर आरोपों की बौछार हो गई, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल शुरू हो गए और यह कहा गया कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि मिट्टी में मिला देंगे। और इसका असर यह हुआ कि जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसका एनकाउंटर कर दिया गया 24-48 घंटे के अंदर। अतीक अहमद के करीबी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और शाहिस्ता अंबर जो उनकी पत्नी है वो फरार हो गई है। वो पुलिस को लेटर लिख रही हैं, सरकार से मिन्नतियां करें पति को जिंदा छोड़ दो। फिलहाल अतीक गुजरात के साबरमती में है। कोर्ट से कह रहा है कि कृपया मुझे मत निकालने दें। बीजेपी के तमाम विधायक सांसद कह रहे हैं कि गाड़ी पलट सकती है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अतीक के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका बुरे दिन या बुरा दौर जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि सपा ने दूरियां बना ली हैं, बसपा साथ जाएगी नहीं और भाजपा इन्हें खत्म करने पर तुली है। और ये मानकर हम बैठे हैं कि बाहुबली के एक अध्याय के अंत होने वाली है। शुरुआत में हमने क्या कहा था, बुरे काम का बुरा नतीजा। कई गलतियां करते लेकिन कुछ गुनाह भारी पड़ जाते हैं और यही 2 गुनाह अतीक अहमद तक